गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कारो पार्ट 3। कारो पार्ट 1 और 2 मैंने वीडियो पहले ही ड्रॉप कर दी है। उसमें मैंने आपको कारो के 8 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर दिए। उसका बहुत जल्दी मैं आपको हेडिंग रिवीजन कराता हूँ और इसके बाद हम आज के पॉइंट्स कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, उसमें फिक्स्ड एसेट, देन इन्वेंट्री, देन डिपॉजिट, देन कॉस्ट रिकॉर्ड, फिर लोन्स एंड एडवांसेस विच इज़ अ एसेट जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, हमारा फायदा है। फिर था लोन्स और बोरोइंग्स विच इज़ अ लाइबिलिटी जिसमें हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। फिर था फ्रॉड, कंपनी ने किया हो या कंपनी के ऊपर हुआ हो। तो ये टोटल हमारे अभी तक के 8 पॉइंट्स थे। एक भूल गया हूँ, सॉरी। एक सिक्योरिटी गारंटीज वाला पॉइंट है जिसमें हम डायरेक्टर के बिहाफ पर गारंटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं कंपनी। ठीक है, ये हमारे 8 पॉइंट थे। ये हमने कवर पहले ही कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो वीडियो 1 और वीडियो 2 में जाकर आप देख सकते हो। आज का जो मैं 4 पॉइंट कवर कराने वाला हूँ इस वीडियो में, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और पहला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट के 2 वर्ड ध्यान रखना। एक वर्ड है स्टैट्यूटरी ड्यूज, मतलब वैधानिक। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, लाइक कोई एक्ट है इसके ऊपर, अगर कंपनी फॉलो नहीं करती तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज लग सकती है। फिर एक आता है डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? वो लड़ाई झगड़ा। डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और अनडिस्प्यूटेड का मतलब उसका उल्टा, जिसके ऊपर कोई लड़ाई कोई झगड़ा ना हो। तो बस ये 2 वर्ड को ध्यान रखिए और आपका ये पॉइंट कवर होने वाला है। तो इसमें आपका ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट पढ़ूंगा फिर आपको मतलब बताऊंगा उसका। Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, ESI, income tax, sales tax, service tax, custom duty, excise duty, VAT, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities, and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of financial year concerned for a period of more than 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल शैल बी इंडिकेटेड। बहुत कुछ लिख दिया यार पैराग्राफ में। ठीक है, सीधे सीधा मतलब बताने वाला हूँ। देखो भाई, ए पार्ट में बात हो रही है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की, जिसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उन ड्यूज की बात हो रही है। कौन कौन सी है वो उसमें नाम बताए गए हैं, ESI, EPF, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट और एनी अदर, यानी और भी कोई वैधानिक ड्यूज है ना, उनकी बात हो रही है। तो अगर आपने रेगुलरली इनका पेमेंट कर दिया कंपनी ने तो अच्छी बात है, कोई रिपोर्टिंग नहीं। हाँ तो हाँ, नहीं तो देखो क्या, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि लाइन पढ़ने के बाद बड़ा मुश्किल होता है समझना इसे। एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द बैलेंस शीट, यानी 31 मार्च। 31 मार्च को अपने बैलेंस शीट में देखो कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट अभी हुआ या नहीं हुआ। अब देखना है, अगर नहीं हुआ तो देखो कारो में क्या बताना पड़ेगा आपको कि कोई ऐसा बैलेंस जिसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका हो ड्यू हुए। एग्जाम्पल के तौर पर ESI का पेमेंट था जुलाई का, वो 31 मार्च को अभी तक भी पेमेंट नहीं हुआ है, यानी 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है उसको ड्यू हुए और अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। सीधी भाषा में आप ये समझिए। ठीक है, एक बार फिर क्रक्स में बता देता हूँ आपको ध्यान रखना है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर कंपनी रेगुलरली डिपॉजिट कर रही है या नहीं, हाँ तो हाँ, नहीं कर रही तो बस ये देखना है बैलेंस शीट का लास्ट दिन यानी 31 मार्च को कोई ऐसा स्टैट्यूटरी पेमेंट है जिसका अभी तक आपने रिपे ना किया हो, मतलब पेमेंट ना किया हो और उसको ड्यू हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका हो, ये खत्म होता है। नाउ अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पर। अब बी पार्ट क्या बोला है? देखो पहली बार बोला उसने अनडिस्प्यूटेड, यहाँ पर बात होगी डिस्प्यूटेड अमाउंट की। क्या बात होगी यहाँ पर बी पार्ट में? डिस्प्यूटेड अमाउंट की। डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है सुन लो एक बार जरा। वेयर ड्यूज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, देन द अमाउंट इन्वॉल्व एंड द फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंशन्ड। अब देखो भाई, ऊपर बात हो रही थी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की, उसमें बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज के आ रहा था, लेकिन इसमें बात हो रही है सिर्फ 5 के बारे में। कौन कौन से 5 स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात हो रही है? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट। इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो तो क्या करना है फिर उसमें भाई? तो आपको ना सिर्फ द अमाउंट इन्वॉल्व मतलब जिस अमाउंट के ऊपर डिस्प्यूट हो, और फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंशन।
मतलब फोरम मतलब होता है जहाँ पर कार्रवाई चल रही हो, केस चल रहा हो, फोरम का मतलब वो होता है। तो आपको अमाउंट और फोरम का नाम बताना है कारों की रिपोर्टिंग में, खत्म होता है ये पॉइंट। तो ए और बी पार्ट में आपको क्या याद रखना है, बस ऊपर बात हो रही है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की, और यहाँ पर हो रही है डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की। डिस्प्यूटेड में सिर्फ 5 का नाम आपको याद रखना है, एक इनकम टैक्स, एक सेल्स टैक्स, एक वैट, एक कस्टम ड्यूटी और एक एक्साइज ड्यूटी। खत्म, ये पॉइंट हमारा खत्म होता है, पहला पॉइंट। ना दूसरा पॉइंट, कभी आपने आईपीओ के बारे में सुना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये क्या होता है, जब कोई प्राइवेटली हेल्ड कंपनी अपना पब्लिक इशू निकालती है उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो मेंबर्स में ही, अपने रिलेटिव्स में ही शेयर्स ट्रांसफ़र करती रहती है, उनसे पैसा उठाती है। लेकिन जब कंपनी ज़्यादा पैसा उठाने जाती है तो वो मार्केट का रुख करती है, वो मार्केट से पैसा उठाती है, पब्लिक से पैसा उठाती है, उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और पहली बार के बाद जब वो कभी बाद में निकालेगी आईपीओ, तो उसको बोलते हैं, उसे आईपीओ नहीं बोलते, उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ। तो ये पॉइंट यहाँ क्या कर रहा है कारों में, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, एक 9th और 10th क्लास का बच्चा, उसके ऊपर घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है। यानी अगर वो कोई पैसे लेता है तो उसे बताना पड़ता है घर, मम्मी मैंने आज ये खरीदा, मम्मी मैंने ये खरीदा। छोटे बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब एक बच्चे ने क्या करा, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए 1000 रुपये लिए मम्मी से बोलकर स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पर। लेकिन उसने आज अपने उससे अपनी एक नई घड़ी खरीद ली, मतलब स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पर उसने घड़ी खरीद ली। आज जब मम्मी को पता चला तो बताओ क्वेश्चनिंग होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, हर घर में होगी। 1000 रुपये कम नहीं होते। दूसरी बात, उसने झूठ बोल के पैसे लिए, सबसे बड़ी बात ये थी। तो वहाँ मम्मी गुस्सा होंगी, पापा गुस्सा होंगे, कार्रवाई होगी। सेम मार्केट के साथ है, जब एक कंपनी अपना आईपीओ निकाल कर वो पैसा उठाती है मार्केट से, पब्लिक से, तो उसे भी जवाबदेही देनी पड़ती है। मम्मी वहाँ पर कौन होगी? बस मम्मी वहाँ पर सरकार और सेबी होगी, जो ध्यान रखेगी कि जो कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है वो जिस नाम पर लिया है। मतलब अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक प्रोजेक्ट ए के लिए कंपनी ने पैसा उठाया लेकिन पैसा लगा दिया प्रोजेक्ट सी में, तो ऑब्वियस सी बात है डिविएशन है उनकी बात में। मतलब पैसा ए प्रोजेक्ट के लिया लेकिन लगाया सी प्रोजेक्ट में, तो ये गलत है। सेबी उसका जवाब मांगेगी, पब्लिक उसका जवाब मांगेगी। तो ये बताना पड़ेगा आपको। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। वेदर मनी रेज्ड बाय वे ऑफ आईपीओ और एफपीओ एंड टर्म लोन्स were applied for the purposes for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification if any as may be applicable be reported. क्या बोल रहे हैं? जिस चीज़ के लिए पैसा उठाया उसी चीज़ पे लगाया या नहीं? हाँ तो हाँ, नहीं लगाया तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, डिले है, डिफॉल्ट है और सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। मतलब यानी आपने 1000 रुपये मार्केट से उठाया ए प्रोजेक्ट के नाम पर, लेकिन आपने 500 करोड़ रुपया अपने सी प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो उसने सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन क्या करा, उसने जो रिमेनिंग 500 थे वो ए प्रोजेक्ट में ही लगाए, सेबी की रोक के बाद, गवर्नमेंट की रोक के बाद। और ये बताना है कारों में कि वो सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन क्या क्या कर रही है, क्या क्या स्टेप्स ले रही है उस अपनी गलती को सुधारने के लिए। तो ये हमारा आज का दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट बड़ा ईजी है, एक बारी में समझ में आएगा। यार आपने सबने कंपनी ऑडिट पढ़ा है, उसमें सेक्शन 177 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, और 188 कंपनीज एक्ट का बोलता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पॉइंट पढ़ता हूँ, उसके बाद इसका मतलब बताऊंगा। वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 and 188 of Companies Act 2013 where applicable, and the details have been disclosed in the financial statement etc. as required by the applicable accounting standard. Applicable accounting standard यानी related parties का AS कौन सा है? AS 18 जितना मुझे पता है। तो ये सीधा सीधा बोल रहा है कि जब एक कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करती है तो क्या सेक्शन 177 और सेक्शन 188 का कंप्लायंस हुआ है? हाँ तो हाँ, नहीं तो रिपोर्टिंग करो। इस पॉइंट में कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं। अब लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, वो है निधि कंपनीज के बारे में। सबसे पहले तो पता होना चाहिए निधि कंपनीज होते क्या है। या निधि कंपनीज मतलब जो छोटे लोग होते हैं। अब कहोगे छोटे लोग कौन? भाई छोटे लोग मतलब जिनकी इनकम बहुत कम है, यानी कि लेबर क्लास, मेनली लेबर क्लास जो होती है उनकी इनकम बहुत कम होती है। तो उनमें क्या करते हैं वो लोग, जो पैसा आता है उसे खर्च करते हैं।
तो निधि कंपनीज का काम होता है उन लोगों में सेविंग की हैबिट को प्रमोट करना, इसे बोलते हैं निधि कंपनीज। वो उसका काम है मेन, डिपॉजिट और सेविंग की हैबिट को उनमें प्रमोट करना। तो अब इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ते हैं, एक बार रीडिंग मारूंगा देन आपको समझाऊंगा। वेदर द निधि कंपनी हैज कंप्लाइड with the net owned funds to deposit in the ratio of 1:20 to meet out the liability, and whether the Nidhi company is maintaining 10% unencumbered term deposit as specified in the Nidhi rules 2014 to meet out the liability। अब क्या बोल दिया है भाई, कुछ समझ में नहीं आया? चलो ट्राई करते हैं समझने की, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको नेट ओन फंड्स क्या होते हैं। या नेट ओन फंड्स होते हैं आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इंटेंजिबल एसेट एज अपीयर इन द बैलेंस शीट। ये होता है आपका नेट ओन फंड्स। और डिपॉजिट आपको मालूम ही है, जो डिपॉजिट निधि कंपनीज एक्सेप्ट करती है। तो ये बोल रहा है, ये पॉइंट बोलता है कि ये जो रेशो है नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का, वो 1:20 होना चाहिए टू मीट आउट द लायबिलिटी। ये पॉइंट ये बोलता है। बस इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, आपको बस 1:20 का रेशो याद रखना है, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का रेशो, और ख़त्म होता है आपका आज के चारों पॉइंट। अब देखो यार, मैंने अपनी तरफ से मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको हर वर्ड का मतलब समझाऊँ। अगर आपको जब भी आप इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ो तो आपको एटलीस्ट जो उसके मेन क्रक्स है मतलब उसको पता होना चाहिए। मैंने वही ट्राई करा है और मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट देने की। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ यार शेयर करें। थैंक यू।